Assalamu alaikum to everyone. This is Atiq Ahmed, student of Hamdard University. Uh, Today we are going to start another important topic, and my presentation topic is resource dimensioning using Erlang B and Erlang C. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिसोर्स डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और रिसोर्स डायमेंशनिंग होता क्या है बेसिकली, क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स डायमेंशनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें, रिसोर्स डायमेंशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन। हमें कोई भी सिस्टम डिजाइन करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हम सबसे पहली चीज करते हैं रिसोर्सेज की प्लानिंग। रिसोर्सेज की प्लानिंग में हमारे पास दो तरह की एंटिटी शामिल होती है। वो हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर एंटिटी भी हो सकती है रिसोर्स डायमेंशनिंग में। अच्छा, उन रिसोर्सेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि उन रिसोर्सेज को कितने टाइम में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में देखते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, द सिस्टम आर्किटेक्ट नीड्स to study the system performance requirement and come up with an architecture that will meet or exceed the requirements in a cost effective fashion. अब सिस्टम आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक आर्किटेक्ट होता है जो इन सारी चीजों को पहले ही स्टडी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम जो है वो सिस्टम आर्किटेक्चर है, भाई हम सिस्टम आर्किटेक्ट हैं, हमें सिस्टम आर्किटेक्ट करने का बोला गया, सिस्टम डिजाइन करने का बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में हमारे पास कौन सा सिस्टम कितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, कितना हमारे पास फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ हमें चाहिए होगा, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हम एक पेपर वर्क करेंगे और इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला एरलांग बी और एरलांग सी। बेसिकली होता है क्या है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये बेसिकली ट्रैफिक मेजरमेंट की एक यूनिट होती है जो कि मैं अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो ये सारा काम जो है वो सिस्टम आर्किटेक्ट का होता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर जब डिजाइन करे तो वो सारी रिसोर्सेज को, उसकी डायमेंशंस को देख ले, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी रिक्वायरमेंट को एक दफा स्टडी कर ले, और सबसे बड़ी एक चीज, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो उसमें जो भी सिस्टम यूज हो रहा होगा वो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए कंपनी के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रिसोर्सेज में आपके पास हार्डवेयर एंटिटी और सॉफ्टवेयर एंटिटी दोनों शामिल है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिसोर्स डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल तो हमारे पास ये हो सकती है, टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम। टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम बेसिकली नॉर्मली जो है वो हमारे पास कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए या और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मोबाइल नेटवर्क्स, ये लोग भी हमारे पास कॉल सेंटर में काउंट किए जाते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि ये डिपेंड कर रही होती हैं, ये अपना सारा रिसोर्स जो है मैनेज कर रही होती हैं नंबर ऑफ यूजर्स पे। ठीक है, जैसे कि पिक्चर है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पिक्चर है। अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये स्विचिंग कर रहे हैं। अब स्विचिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है अपने यूजर्स को। मिसाल के तौर पे हमें बाज दफा जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए कुछ पैकेजेस भी मिलते हैं। मोबाइल कंपनीज जो है हमें लिमिटेड टाइम में कुछ पैकेजेस भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के इसलिए होते हैं क्योंकि उस टाइम उनके यूजर्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते, तो इन्होंने एक तरह से मैनेज करा हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है कि अगर हम किसी कॉलेज में एक आईटी लैब बना रहे हैं। अच्छा, आईटी लैब में बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हमें कोई कोर्स सर्टिफिकेशन करानी है। अब हम जितनी सर्टिफिकेशन कराएंगे उसमें हमने दो चीजें मेजर करनी है। एक, नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने चाहिए हमें, जो कि बेस्ड कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। अगर हमने इसको पहले से देखते हुए स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया तो हमारा सिस्टम जो है बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत प्रॉपर चलेगा। अगर हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं वो कम है हमारे पास, फिर हम इधर क्या करेंगे,
हम इधर अपने ट्रैफिक को शेप देंगे। कैसे देंगे? हम इसको कर सकते हैं स्लॉट सिस्टम में, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो हमने किसी और टाइम में बुला लिया, कुछ स्टूडेंट्स को हमने किसी और टाइम में बुला लिया। इससे सबसे बड़ा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को ये होगा कि उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वही यूटिलाइज होंगे। सिर्फ उसका टाइम जो है उन्होंने क्या करा, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल कौन सी होगी जिसको हम आगे लेके चलेंगे, वो है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास दो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो आपने देखने हैं अभी। सबसे पहले अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। सही है, चैनल्स मतलब इन सेंस ऑफ नेटवर्क, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे पास नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे आपके पास चैनल्स होंगे, पाथवेज होंगे, और ये डिपेंड कर रहे हैं किस लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स पे। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हमें बेसिकली दो चीजें हैं। एक होता है हमारे पास एरलांग बी। एरलांग बी जो है वो हम यूज करते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग, कितनी कॉल जो है वो आपकी ब्लॉक हो रही है, उसके लिए हम एरलांग बी का पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करके भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर हम डिले की बात करें कि कितने परसेंट ऐसी कॉल है जो डिले हो रही है इतने आवर्स में, तो ये आपके पास एरलांग सी से कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एरलांग बी को देखेंगे और उसको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम आपके पास क्या होता है, वो टाइम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम रिक्वायर्ड टू एलोकेट अ चैनल टू रिक्वेस्टिंग यूजर। ये वो टाइम है जिसमें आप बेसिकली वो टाइम लग रहा है जिसमें यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि हम मुझे इस चैनल पे जाना है। तो वो जो टाइम आपका लग रहा है उस चीज को हम बोलेंगे सेटअप टाइम। उसके बाद सेकंड हमारे पास है होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम आपके पास कौन सा टाइम होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ कॉल। एक कॉल का एवरेज ड्यूरेशन कितना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ टी से, ठीक है, टी से इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ 6 मिनट। कि एक जो कॉल हमारे पास है उसका एवरेज जो हमारे पास टाइम आ रहा है, ड्यूरेशन आ रहा है, वो 6 मिनट का आ रहा है। ये इस चीज को हम कहते हैं होल्डिंग टाइम। उसके बाद आ जाए आप रिक्वेस्ट रेट। रिक्वेस्ट रेट में आपके पास क्या आता है, रिक्वेस्ट रेट में आपके पास आता है एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स पर यूनिट टाइम, कि भाई, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा से। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा से। और इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 30 कॉल्स आ रही हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास 30 कॉल्स आ रही हैं पर आवर। ये हमारे पास जो है एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस जो हमें हेल्प करेंगी एरलांग बी यानी ब्लॉकिंग ऑफ कॉल फाइंड आउट करने में। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद एक और चीज आपने समझनी है, लोड। लोड का मतलब वही ट्रैफिक, कि आपने ट्रैफिक को कैसे मेंटेन करा, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करा। तो लोड निकलता है दो चीजों से स्टूडेंट। लोड बेसिकली आपके पास होता है ये देखें, होल्डिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय रिक्वेस्ट रेट। जो इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि होल्डिंग टाइम क्या होता है और रिक्वेस्ट रेट क्या होता है। मैंने आपको बताया होल्डिंग टाइम क्या होता है, बेसिकली आपके पास एवरेज ड्यूरेशन होती है कॉल की, ठीक है। और रिक्वेस्ट रेट मैंने आपको ये बताया कि पर यूनिट कितनी कॉल्स जो है वो आपके पास आ रही। अगर हम एक बात करें, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। होल्डिंग टाइम लेट सपोज हमारे पास है 6 मिनट। तो 6 मिनट को हम बेसिकली कर देंगे उसमें सेकंड्स में, तो 6/60। और रिक्वेस्ट रेट हमारे पास आ रहा है 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3 एरलांग, आपके पास आएगा 3 एरलांग, ये आपके पास आएगा, ठीक है। और एरलांग कहते किसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एरलांग बेसिकली आपके पास यूनिट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की यूनिट है एरलांग।
अच्छा, अगर हम वन एयरलांग की बात करें कि हमारे पास वन एयरलांग का मतलब क्या है, तो वन एयरलांग में बेसिकली आपके पास अ चैनल केप्ट बिजी फॉर 1 आवर इज वन एयरलांग। अगर हम 30 आवर्स की बात कर रहे हैं, एक चैनल जो है बिजी है 1 आवर के लिए, तो हम उसको कंसिडर करेंगे वन एयरलांग है। अगर कोई चैनल जो है वो आधे घंटे के लिए बिजी है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे 0.5 एयरलांग। ये स्टूडेंट हमारे पास होता है एयरलांग। और इसके बाद एक और चीज हमें देखनी है, GOS, ग्रेड ऑफ सर्विस। और ग्रेड ऑफ सर्विस जो है वो डिपेंड कर रही है measure of ability of users to access our communication system during busiest hours। कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बिजिएस्ट आवर में कैसे जो है वो यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। यानी जितना आपके पास ब्लॉकिंग का प्रोबेबिलिटी कम होगा, उतना ही GOS यानी ग्रेड ऑफ सर्विस आपके पास अच्छी होगी। अगर आपके पास ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो आपका GOS जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा और कस्टमर्स एंड यूजर्स जो है वो आपकी सर्विस नहीं लेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी, जी, जो मैं आपको यही बता रहा था पहले कि अगर हमें, सो वी कैन चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल ब्लॉकिंग। अगर हमें कॉल ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो हमें एयरलांग बी को का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल डिले ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एयरलांग सी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली एयरलांग सी करें, तो उसके अंदर ही आपके पास एयरलांग बी शामिल होता है। लेकिन हम जो है वो सेपरेट काम करेंगे, और पहले जो है वो आपको एयरलांग बी जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएंगे कुछ कंडीशंस के बिना पे। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है कुछ चीजें मैं यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे हमारे पास एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है, होल्डिंग टाइम जिसे कहते हैं, T=, वो दिया हुआ है हमें 6 मिनट। ठीक है। उसके बाद आ जाए रिक्वेस्ट रेट, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो रिक्वेस्ट रेट हमारे पास है 30 कॉल्स पर आवर। और उसके बाद अगर हम लोड की बात करें, तो एयरलांग यानी जिसको हम कुछ लोग जो है वो ई से भी डिनोट करते हैं, कुछ ए से भी करते हैं। इसको फिलहाल हम ए से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है 3 एयरलाइंस। ठीक है। और अगर हमें, हमारे पास जो फॉर्मूला है ब्लॉकिंग का, वो हमारे पास है a⁻c डिवाइडेड बाय c⁻⁴ डिवाइडेड बाय सबमिशन। सबमिशन जो है वो आपके पास, सबमिशन जो है आपके पास चल रहा है, सबमिशन आपके पास है 0 से लेकर, 1 मिनट, शरीर 0 से लेकर सी तक। अच्छा, सी मैं आपको बता देता हूँ। सी बेसिकली यहाँ पे चैनल है। सी हमारे पास जो है वो चैनल है, जो कि गिवन हमारे पास है 2। बाज लोग इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चैनल अभी फिलहाल आपके पास 2 है। ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके पास मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है कॉल ब्लॉकिंग। अब अगर हम इसको देखते हुए अपनी ब्लॉकिंग कैलकुलेट करें, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, देखें, मैं इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा PV=, अच्छा, ए हमारे पास एयरलाइंस जो है वो हमारे पास क्या है, 3। तो मैंने लिखा 3। और सी जो चैनल हमारे पास है वो है 2। ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय c⁻⁴ यानी 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद आ जाए जरा आप, ये कुछ इस तरह सॉल्व किया जाएगा, 3⁻0 0 फैक्टोरियल प्लस 3 1 फैक्टोरियल प्लस 3⁻2 2 फैक्टोरियल। जितना आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, उधर तक हम जो है इसको यूज करते हैं। अगर अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ और मजीद लेके जाएं, तो आपके पास ये हो जाएगा 9/2। और ये आपके पास हो जाएगा 1 +
3+9/2। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ब्लॉकिंग का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.53। 0.53 आ रहा है। और अगर आपने ये चेक करना है कि यार 30 कॉल्स हमारे पास आ रही थी पर यूनिट टाइम, कितनी कॉल्स आ रही थी? 30 कॉल्स आ रही थी। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना होगा, ये जो आंसर हमारे पास आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रिक्वेस्ट रेट से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 0.53 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ आ रहा है 15.9, यानी ऑलमोस्ट आ रहा है हमारे पास 16। तो ये जो हमारे पास कॉल ब्लॉकिंग आ रही है ये तो बहुत ज्यादा आ रही है। 16 मतलब हर घंटे 30 कॉल्स में से 16 कॉल्स जो हैं वो हमारी क्या आ रही हैं? वो ब्लॉक हो रही हैं भाई। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज कर दें। आप नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज कर दें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो 2 रखा था, आप नंबर ऑफ चैनल्स 3 या 4 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम चैनल जो है वो बढ़ा दें, जैसे c=3 ले लें, तो तब हमारे पास आंसर आएगा 5। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। तो ये जो है हमारे पास, देखें आप, एक चैनल बढ़ाने से कितना फर्क आ गया। अगर आप इस पे रहेंगे, ठीक है, चैनल आपके पास 2 ही रहेंगे और 30 कॉल्स आपके पास आ रही हैं पर यूनिट टाइम, तो आपकी सर्विस को जो है लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे बल्कि उससे मूव कर जाएंगे। तो ये तो आपके पास आ गया कॉल ब्लॉकिंग। अगर अब हम डिले की बात करें, जैसे अभी हमने एक इसका एक क्वेश्चन जो है वो अपनी क्लास में भी करा था। ठीक है, तो अगर हम डिले की बात करें तो डिले में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, क्योंकि डिले का फॉर्मूला अभी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि ये डिले कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा एरलांग सी के थ्रू। अच्छा, अगर हम एरलांग सी निकाल रहे हैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है PW। ठीक है, और एरलांग को मैंने आपको बताया ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी करते हैं, इसी तरह चैनल को सी से भी करते हैं और एम से भी करते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं अब पहले मैंने जो है वो ए और सी का इस्तेमाल कर, अब मैं ई और एम का कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह। ये मेरे पास फॉर्मूला है e⁻m डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये आ जाएगा m-1 e⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस, और ये आपके पास आ रहा है m/m-e⁻m डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू m/m-। ये आपके पास डिले काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कि एरलांग सी है। अब इसमें अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इसमें हम फूल लाइंस जो हमारे पास हैं उसको हम ले लेते हैं 4, यानी m=4 ले लेते हैं, और एरलांग इसमें ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं अपने पास इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास आएगा 3⁴ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3⁻0 0 फैक्टोरियल प्लस 3⁻1 1 फैक्टोरियल प्लस 3⁻2 2 फैक्टोरियल प्लस 3⁻3 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये पूरा चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 4/4 - 3 प्लस 3⁻4 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4/4 - 3। तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करने की तरफ आएंगे तो आप इसको 3⁻4 को थोड़ा इस तरह लिखते हैं आप, 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया 1 + 3 + 9, और प्लस इसको भी आपके पास 3⁻4 आ रहा है, इसको भी आप, अच्छा ये 4/, अच्छा ये तो आपके पास वो हो गया। ठीक है, इसको मैं जरा सही कर लेता हूँ। तो
ये इसको आप मल्टीप्लाई, ये हो गया 4/1 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो देखें बहुत सी चीजें जो है वो कैंसिलेशन की तरफ आएंगी, जो कि मैं अभी ये करूंगा आपके सामने। और ये रहा मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो देखें भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सही है। इसी तरह यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो जब आपके पास कैंसिलेशन के बाद जो चीजें बच रही हैं उसको अगर हम देखें, तो कैंसिलेशन के बाद देखें आपके पास क्या बच रहा है, TW इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है आपके पास 27/8 डिवाइडेड बाय, इन सबको नीचे प्लस करा तो आ रहा है 13, जरा मल्टीप्लाई बाय 4 और ये आ रहा है प्लस 27/2, ठीक है। इसी तरह 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये बचेगा 27/2 डिवाइडेड बाय 53/2। इसी तरह 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आपके पास डिले की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 0.5, 0.5 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा है क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको बॉस आपको बोलते हैं कि भाई आपने पूरा कैलकुलेट करके पूरा रिपोर्ट देनी होती है, तो उधर आपके पास ये कैलकुलेशन काम आती है कि इससे पता चलता है कि कितनी रिसोर्स इस्तेमाल होंगी, कितनी रिसोर्स चाहिए, कितना फर्क आ सकता है अगर हम अपनी रिसोर्सेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें तो हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स जो है, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, उनको एक अच्छी सर्विस जो है वो मिल सकती है। और हम पहले से ही प्लान कर लें कि अगर इस टाइम हमारा ट्रैफिक ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास उस रिपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट, ट्रैफिक शेपिंग कर रहे होते हैं। So this is my presentation. Thank you so much.